है यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है, यानी ज्ञान जगत, और ज्ञान जगत को ही अपन क्या कहते हैं, विषय जगत कहते हैं अपन, ठीक है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। मैंने आपके लिए पहली क्लास में बता दिया था कि ज्ञान जगत क्या है। मैंने आपके लिए बताया था कि ज्ञान जगत यानी जो संसार है, पूरा वर्ल्ड है, यहां पर दो, एक तो ज्ञात और अज्ञात, ठीक है, दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो ज्ञात और अज्ञात। और जो चीज अपन को जो ज्ञात होती है ना, वो क्या कहलाता है, ज्ञान जगत कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने ज्ञान जगत को तीसरी आंख भी कहा है। और यहाँ पर ज्ञान जगत का ज्ञाता पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष को। और ज्ञान किसे कहा जाता है, विचारों का जो संगठित स्वरूप है उसे क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। या सूचना का जो संगठित स्वरूप है उसे क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर साथियों ज्ञान जगत को अपन सीमित नहीं कर सकते किसी भी परिभाषा के अंतर्गत, ज्ञान जगत बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने सीमित करने की कोशिश की ज्ञान जगत को अपनी परिभाषा में, ठीक है, अपने अपने मत दे दी, अपनी अपनी परिभाषा दे दी। और यहाँ पर साथियों जो ज्ञान जगत है गतिशील होता है, बहुआयामी होता है, निरंतर होता है, अनंत होता है, सतत होता है साथियों। और यहाँ पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो ज्ञान जगत के लिए विषय जगत शब्द यूज में लिया, ठीक है, और विषय जगत को 1948 में पाठ्यक्रम में यानी जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्ञान जगत की जो अवधारणा है साथियों, वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन चैम्बर से, ठीक है, ब्रेन चैम्बर की जो अवधारणा है वो ज्ञान जगत से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो ज्ञान जगत का जो विकास हुआ है साथियों, ये वट वृक्ष के समान हुआ है, ये बोला है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। अब बता दूं साथियों आपको कि अब जो आगे का जो टॉपिक अपना जो चलेगा, इसमें अपन पढ़ेंगे विषय जगत के प्रकार, विषय जगत की संरचना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी हम आपके लिए इस टॉपिक के लास्ट में हम करवा देंगे आपके लिए। तो आप सभी तैयार हो साथियों, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विषय जगत की संरचना और प्रकार, ठीक है। अब विषय जगत के जो प्रकार है साथियों, अब आपको प्रकार डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, यानी विषय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, विषय कितने प्रकार के होते हैं, तो विषय होते हैं 3 प्रकार, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि विषय कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। भाई एक तो बेसिक हो गया, ठीक है, बेसिक का मतलब मौलिक सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा सेकंड आएगा यहां पर कंपाउंड, ठीक है, और थर्ड आएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक तो साथियों यहां पर बेसिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और कंपाउंड हो गए। 3 प्रकार के क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और ये 3 प्रकार के सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं। 3 प्रकार के जो सब्जेक्ट बताए हैं ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बताए हैं। इनकी संरचना की बात करें तो संरचना डेकाचोटोमी, इसके अलावा डाइकोटोमी, डेकाचोटोमी और पॉलीचोटोमी, ये 3 प्रकार की इनकी क्या होती है, संरचना होती है विषय जगत की। तो आज इस टॉपिक में प्रकार और संरचना की अपन बात करते हैं, और एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस क्लास में जो पढ़ा दिया वो बाहर नहीं जाएगा, आप कहीं से भी कोई सी भी किताब, कोई सा भी वीडियो देख लेना, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी किताब और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि इस कंटेंट में हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि आपके पुराने जो पेपर है वो भी कवर हो जाते हैं, और जो नया अपडेट आता है वो भी कवर हो जाता है साथियों। एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन कवर करके चलते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा कंटेंट आपको यही मिलेंगे। और आपके जो भी साथी हैं वो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं अपन विषय जगत के बारे में, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूं साथियों। तो यहां पर बात करते हैं अपन विशेष जगत की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो परिभाषा है, देखो वर्गीकरण का जो निर्माण करता है वो तो क्या कहलाता है, वर्गाचार्य कहलाता है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण करता है वो क्लासिफिकेनिस्ट कहलाता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पर देखो विषय जगत के आधार पर वर्गाचार्य,
क्लासिफिकेशन स्कीम बनाता है तथा वर्गकार प्रलेखों में वर्णित विषय वस्तु को वर्गांक प्रदान करता है। ठीक है, यानी क्लास प्रदान करता है। इस प्रकार वर्गीकरण विषय जगत का किया जाता है, ज्ञान जगत का नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा साथियों, वो किसका किया जाएगा? यहां पर यूनिवर्सल सब्जेक्ट का किया जाएगा, यहां पर यूनिवर्सल नॉलेज का नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। इसलिए रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के संदर्भ में ज्ञान जगत के स्थान पर विषय जगत शब्द का प्रयोग किया। अब पहला क्वेश्चन यो बन जाएगा आपके, क्या बनेगा पहला क्वेश्चन आपके लिए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि भाई साहब विषय जगत का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया विषय जगत का। पहला क्वेश्चन किसने किया? डॉक्टर रंगनाथन ने ज्ञान जगत के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? विषय जगत का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जगत बहुत बड़ा हो जाता है, उसको अपन सब्जेक्ट में सीमित नहीं कर सकते। इसीलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत के स्थान पर विषय जगत का यूज किया। आगे चलते हैं। यहां पर जो क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से जो सब्जेक्ट है मैंने बताए थे आपके लिए कि एक तो बेसिक सब्जेक्ट होता है, एक होता है साथियों यहां पर कंपाउंड होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अथवा एक मूल विषय एक या अधिक एकल विचार से मिलकर निम्न प्रकार से बनता है, लेकिन सबका संबंध विचार जगत से ही होता है। ठीक है, विचार जगत से, सॉरी यहां पर विषय जगत से ही होता है, विषय जगत से ही होता है। आगे चलते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा और क्वेश्चन बनेगा आपके यहां से बनेगा। अब क्वेश्चन देखो क्या बनेगा आपके, आपसे पूछा जाएगा यहां पर कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विषयों को कितने भागों में डिवाइड किया? तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में डिवाइड किया। किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विषय जगत को कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। 3 भाग में से जो पहला भाग आता है साथियों, वो पहला भाग आता है बेसिक। ठीक है, और दूसरा भाग आता है कंपाउंड और तीसरा आता है यहां पर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना आप साथियों, भाई यहां पर जो विषय जगत है वो 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, एक तो आ जाता है बेसिक, बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, एक प्रकार तो कौन सा आ जाएगा साथियों? बेसिक सब्जेक्ट आ जाएगा। और दूसरा जो प्रकार आएगा वो आ जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। और तीसरा आ जाएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 3 सब्जेक्ट बताए। ठीक है, एक तो विषय के प्रकार बताए, विषय जगत के 3 प्रकार बताए। एक तो बेसिक, एक आता है कॉम्प्लेक्स और एक आता है, सॉरी एक कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। याद रख लोगे 3 प्रकार कौन से हैं विषय जगत के? तो आपको याद रखना है बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। याद रख लोगे आप। अब साथियों यहां पर बेसिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ठीक है, अब बेसिक सब्जेक्ट को अपन हिंदी में कह सकते हैं मौलिक सब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? मौलिक, मौलिक, मौलिक विषय। क्या कह सकते हैं? मौलिक विषय। इसका मतलब है कि एक ही ज्ञान का संग्रह हो। ठीक है, क्या हो साथियों? एक ही ज्ञान का संग्रह हो, किसी दूसरे विषय का प्रभाव ना हो, उसे क्या कहते हैं अपन? मौलिक विषय कहते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब ये क्या है साथियों? ज्ञान का, भाई इसमें किसी और दूसरे विषय का क्या नहीं है,
प्रभाव नहीं है, दूसरे विषय का क्या नहीं है, प्रभाव नहीं है बायोलॉजी में। ठीक है, और ये एक ही ज्ञान का संग्रह है। ठीक है, एक ही ज्ञान है, यानी दूसरा ज्ञान का प्रभाव इसमें नहीं है बायोलॉजी में। तो ये क्या कहलाएगा, मौलिक विषय कहलाएगा। इसके अलावा अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, यानी ज्ञान का एक ही घटक है। इसके अलावा फिजिक्स, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मौलिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे, बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किस प्रकार के विषय हैं, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई साहब ये तो बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें तो ज्ञान, भाई एक ही ज्ञान है, दूसरा ज्ञान इसमें समाहित नहीं है, इंक्लूड नहीं है, या दूसरे ज्ञान का प्रभाव इसके अंतर्गत नहीं है, तो ये भाई साहब कौन सा कहलाएगा, मौलिक विषय कहलाएगा। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये किसके उदाहरण माने जाते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के उदाहरण माने जाते हैं। और यहां पर इसकी परिभाषा भी अपन देख लेते हैं, बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, कुल मिलाकर देसी भाषा में बताऊं भाई, जो शुद्ध है, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का मिक्सर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, बेसिक सब्जेक्ट कहलाएगा, मौलिक विषय कहलाएगा। यहां पर इसकी परिभाषा भी अपन देख लेते हैं। देखो, मूल विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट अपन इसे बोलेंगे। अब देखो, मूल विषय से तात्पर्य ऐसे विषय से हैं जिसमें कोई एकल विचार घटक के रूप में नहीं होता है। यानी कोई सब्जेक्ट है, उसके साथ कोई एकल विचार घटक नहीं होता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मूल विषय के अंतर्गत आएंगे। और वहां पर मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर जो सब्जेक्ट शुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार का मिक्सर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, मूल विषय कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों, कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, मौलिक विषय में तो एकदम शुद्ध था, ठीक है, दूसरे विषय का प्रभाव नहीं था, ये तो क्या कहलाया, बेसिक सब्जेक्ट कहलाया। लेकिन यहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या होगा साथियों, एक तो बेसिक सब्जेक्ट, बीएस लिख रहा हूं, बेसिक सब्जेक्ट के साथ, बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, आइसोलेट का। किसका, आइसोलेट का। आइसोलेट का मतलब एकल। ठीक है, यानी बेसिक सब्जेक्ट, जो बेसिक सब्जेक्ट है, उस पर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, एकल का प्रभाव देखने को मिलेगा। किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, एकल का प्रभाव देखने को मिलेगा। और वो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। और एग्जाम्पल में दे देता हूं आपके लिए, यहां पर जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्रीकल्चर को एजी लिखता हूं, एग्रीकल्चर ऑफ वीट, एग्रीकल्चर ऑफ वीट। अब यहां पर देखो साथियों, जो एग्रीकल्चर क्या है, यहां पर हो जाएगा बेसिक सब्जेक्ट, यानी ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिक सब्जेक्ट पर इस आइसोलेट का, यानी इस एकल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर बेसिक सब्जेक्ट का गुण भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अपने गुण को नष्ट नहीं कर रहा इस कंपाउंड सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर बेसिक सब्जेक्ट पर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, आइसोलेट का प्रभाव देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर ऑफ वीट। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एग्रीकल्चर ऑफ वीट किस सब्जेक्ट का उदाहरण है। ऑप्शन रहेगा बेसिक,
कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आपका आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे इसकी बात कर लेता हूं। जो कंपाउंड सब्जेक्ट हैं इसकी बात कर लेते हैं, यानी मूल विषय। मूल विषय का मतलब क्या होता है? अपन क्या पढ़ रहे थे साथियों? यौगिक कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, यानी यौगिक विषय पढ़ रहे थे। हिंदी में भी आप याद रख लेना। यहां पर साथियों जो परिभाषा मैंने आपके लिए बताई थी कि मूल विषय के साथ एक अथवा एक से अधिक एकल विचार घटक के रूप में संलग्न रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? यौगिक विषय कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने आपके लिए क्या बताया कि बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? आइसोलेट का। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे? यौगिक विषय कहलाएंगे या कंपाउंड विषय कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मूल विषय के साथ, या अपन कह सकते हैं दो मूल विषय के एकल आपस में संयोजित होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक विषय कहलाते हैं। यहां पर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। अंग्रेजी साहित्य, एक एग्जाम्पल ये हो गया अंग्रेजी साहित्य। एक एग्जाम्पल ये हो गया बाल साहित्य। एक हो गया स्त्री शिक्षा। ठीक है, स्त्री शिक्षा, ये क्या है? किसके एग्जाम्पल? यौगिक विषय के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पर साथियों मेन सब्जेक्ट जो मूल विषय है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एकल जुड़ा हुआ है, आइसोलेट। यानी उस विषय को कौन प्रभावित कर रहा है? आइसोलेट प्रभावित कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? यौगिक विषय कहलाएगा। अगले विषय की ओर चलते हैं, और वो सब्जेक्ट कौन सा आ जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। भाई बेसिक सब्जेक्ट तो शुद्ध हो गया, और कंपाउंड जो सब्जेक्ट है इसमें क्या हो जाएगा? बेसिक सब्जेक्ट के साथ बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर जो प्रभाव डालेगा वो कौन डालेगा? आइसोलेट डालेगा। और यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में क्या होगा? यहां पर साथियों देखो, ध्यान से देखना आप, यहां पर यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत जो दो बेसिक सब्जेक्ट है, एक ये बेसिक सब्जेक्ट है और एक ये बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, दो बेसिक सब्जेक्ट है, दोनों बेसिक सब्जेक्ट मिलकर एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। यानी देखो, यहां पर ये बेसिक सब्जेक्ट अपन ने पढ़ा था, ठीक है, एक बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों मिले, दोनों मिलकर नए सब्जेक्ट का निर्माण कर दिया या नए विषय का निर्माण कर दिया, तो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। यहां पर एक चीज आप देखना, वो ध्यान देने योग्य है साथियों। यहां पर जो बेसिक सब्जेक्ट, जो मौलिक विषय है, वो आपस में मिले, आपस में मिलते नए विषय का तो निर्माण कर दिया। लेकिन यहां पर जो इसके जो गुण है ना, जो बेसिक सब्जेक्ट के गुण, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, और नए विषय का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। यहां पर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपके लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल में दे देता हूं आपके लिए, इसका एग्जाम्पल में दे देता हूं आपके लिए। एक तो आ जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है साथियों, ये कौन से सब्जेक्ट है? बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, बायोलॉजी बेसिक सब्जेक्ट और केमिस्ट्री भी बेसिक सब्जेक्ट, दोनों मिले और दोनों मिलकर कौन से सब्जेक्ट का निर्माण कर देंगे? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? बायोकेमिस्ट्री। और जो इनके जो गुण हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और एक नया सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और यही चीज क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी साथियों? तो ये चीज कहलाएगी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगी। दो या दो से अधिक विषय मिलकर नए सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं,
वही क्या कहलाते हैं साथियों, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी है और पॉलिटिक्स, दो बेसिक सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट है, ये दोनों मिलते हैं तो जियो पॉलिटिक्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से सब्जेक्ट कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। जटिल विषय, अब यहां पर मैंने आपके लिए बताया था, जो देखो आप, दो या दो से अधिक विषय, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, संबंध। ठीक है, संबंध होकर जो उत्पन्न होता है ना विषय, वही क्या कहलाता है, जटिल विषय कहलाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। तो बात आ गई समझ में आपके। तो ये तो हो गए साथियों प्रकार। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन यहां पर, एक किसके प्रकार पढ़े अपन ने यहां पर, विषय के प्रकार। आपसे पूछेगा रंगनाथन ने विषय के कितने प्रकार बताए, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 3 प्रकार। 3 प्रकार भी आपको याद रहने चाहिए, बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बेसिक साथ के साथ बोलो, बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और बेसिक कौन से होते हैं, जिसमें ज्ञान का एक ही संग्रह होता है, यानी एक ही सब्जेक्ट होता है, किसी का मिक्सर नहीं होता है, वो तो क्या कहलाएगा, मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट कहलाएगा। और यहां पर जो दूसरा विषय कंपाउंड, कंपाउंड यानी जो जो मौलिक विषय है ना, जो बेसिक विषय, उस पर किसी आइसोलेट का प्रभाव होता है, ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यानी दो बेसिक सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर नए सब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। जिस प्रकार बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर बायोकेमिस्ट्री नए सब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो किसके अंतर्गत आएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। सुनीता, अनीता, मनीता, राहुल, ज्योति, आवाज अच्छी आ रही है आप लोगों को, क्लियर आ रही है आवाज, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन विषय जगत के विभाजन और संरचना की अपन बात करते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अब प्रकार हैं उससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखिए आप बता पाते हो या नहीं बता पाते। ठीक है, अब विषय जगत की संरचना वाला टॉपिक अच्छे से समझना, इसके क्वेश्चन भी पीछे आएंगे, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से आप ये टॉपिक कवर कर लोगे। प्रियंका बुटोलिया, सुनीता जी, वेरी गुड। अब देखो विषय जगत की संरचना, विभाजन, स्ट्रक्चर, डिवीजन, यूनिवर्सल सब्जेक्ट। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने स्पष्ट किया कि विषयों की संरचना, विधि, प्रक्रिया विषयों की उत्पत्ति स्वरूप को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये बात किसने बोली, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। विषय जगत को पूर्ण ज्ञान पिंड के स्वरूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो विषय जगत है ना भाई, विषय जगत का पहले क्या नाम था, ज्ञान जगत, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने चेंज करके क्या कर दिया, इसे विषय जगत कर दिया। तो विषय जगत को पूर्ण ज्ञान पिंड यानी पूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड के स्वरूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको साथियों। आगे चलते हैं, विषय जगत के संदर्भ में संरचना से तात्पर्य विषयों के जो आइडिया, वर्बल और डिवीजन से होता है। ठीक है, विषयों की संरचना, विभाजन के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी होना एक पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता है। अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हो तो विषयों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, विभाजन और उनके स्वरूप की जानकारी होना आपको अनिवार्य है। अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हो और आप बनोगे, आपको जानकारी जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रेन चेम्बर की जो अवधारणा है, ये किसने दी थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दी थी। किसने दी थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। और ब्रेन चेम्बर की अवधारणा किससे रिलेटेड है साथियों, किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सल नॉलेज से, यानी ज्ञान जगत से रिलेटेड है।
जो एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेन चेम्बर की जो अवधारणा किससे रिलेटेड है, तो ज्ञान जगत से रिलेटेड है, और किसके द्वारा दी गई, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दी गई। आगे चलते हैं, मेन क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके, ठीक है। विषय जगत की संरचना विभाजन के प्रमुख 3 आधार। तो यहां पर 3 आधार कौन से हैं? एक तो द्विविभाजन, एक 10 विभाजन, ठीक है, एक बहुभाजन, ठीक है। द्विभाजन, 10 भाजन और बहुभाजन, या अपन 10 विभाजन, बहुविभाजन भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना, डाइकोटोमी, डेकाचोटोमी, पोलिचोटोमी, याद रखना साथ। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विशेष जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की है, डाइकोटोमी, डेकाचोटोमी, पोलिचोटोमी। बात क्लियर? और इनके नाम से ही इनका अर्थ निकल रहा है साथियों। द्विविभाजन का मतलब समझ गए आप, 2 विभाजन, और 10 विभाजन का मतलब 10 विभाजन, और बहुविभाजन का मतलब बहुत सारे विभाजन। बात क्लियर है? तो याद रख लोगे आप, विशेष जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, डाइकोटोमी, डेकाचोटोमी और पोलिचोटोमी। याद रख लोगे सभी, साथ के साथ बोलो, डाइकोटोमी, डेकाचोटोमी, पोलिचोटोमी। याद रख लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब द्विविभाजन में क्या होगा, 10 विभाजन में क्या होगा, और बहुविभाजन में क्या होगा साथियों। तो यहां पर एक एक की जानकारी अपन आज देखते हैं इस वीडियो में। आगे चलते हैं, यहां पर द्विविभाजन। अब पहला क्वेश्चन द्विविभाजन से बनेगा कि द्विविभाजन किसकी देन है, तो द्विविभाजन इमानुएल कांट की देन है। किसकी देन है? इमानुएल कांट की देन है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये इंपोर्टेंट है साथियों। इमानुएल कांट की देन है, याद कर लो। किससे संबंधित है? द्विविभाजन, डाइकोटोमी से संबंधित है। जो किसकी देन है? इमानुएल कांट की देन है। अब यहां पर द्विविभाजन का अर्थ है 2 विभाजन से, ठीक है। लगातार 2 भागों में विभाजन होता रहता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है 2 भागों में टूटी, अब 2 भागों में टूटी तो वो भी 2 भागों में वो टूट जाएगी, फिर टूटी फिर 2 भागों में वो टूट जाएगी। तो नाम ही क्या है इसका? द्विविभाजन, ठीक है। नाम क्या है इसका? द्विविभाजन। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे देता हूं साथियों, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी टूटती है तो जूलॉजी और बॉटनी बढ़ता है, ठीक है। यहां पर एग्जांपल दे देता हूं, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं द्विविभाजन। अब बायोलॉजी टूटती है तो क्या बढ़ता है साथियों? एक तो बनता है साथियों जूलॉजी बनता है, एक बनता है बॉटनी। क्या बनता है? एक तो ये जूलॉजी, और एक बनता है बॉटनी, ठीक है। बायोलॉजी अकबर सब्जेक्ट टूटता है, कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। तो उदाहरण किसका माना जाएगा? द्विविभाजन का माना जाएगा। अब यहां पर इस बोटनी को भी अपन 2 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक तो फ्लावर वाले प्लांट आ जाएंगे, एक नॉन फ्लावर, यानी फूल वाले और बिना फूल वाले। तो यहां पर तो एक आ जाएगा फ्लावर वाले, फ्लावर वाले प्लांट, और एक आ जाएगा नॉन फ्लावर वाले। तो बात क्लियर, आपको समझ में आई? यानी बायोलॉजी द्विविभाजन में 2 भागों में टूटा तो जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट अपने सामने आया। अब यहां पर अगर बॉटनी को भी अपन वापस तोड़ते हैं 2 भागों में, तो फ्लावर और नॉन फ्लावर, यानी
फूल वाले और बिना फूल वाले प्लांट अपने सामने आए। तो डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल पूछे कि बायोलॉजी किसका एग्जाम्पल है, तो द्विविभाजन का एग्जाम है। बोटनी किसका एग्जाम्पल है, द्विविभाजन का एग्जाम्पल है। और किसके द्वारा द्विविभाजन दिया गया, तो इलियन कांट के द्वारा दिया गया। इसमें दो भागों में विभाजन होता रहता है, जिस प्रकार ये हुआ दो भागों में, फिर ये दो भागों में, फिर इसको करेंगे फिर दो भागों में, यानी लगातार दो दो भागों में विभक्त होता जाता है। और वही चीज क्या कहलाती है, द्विविभाजन कहलाती है। अब देखो साथियों, देख लेते हैं परिभाषा। विषय जगत को प्रत्येक चरण में मात्र दो ही चित्रों में विभक्त करना। अब यहां पर अलग परिभाषा किसी प्रकार से घुमा के दे सकते हैं, ठीक है। मात्र दो ही चित्रों में विभक्त करना, उदाहरण जैसे जीव जगत को प्रथम चरण में पौधे और प्राणियों में विभाजन करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो बायोलॉजी है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया साथियों, है ना, मिस्टेक हो गए यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी आएगी, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी में होगा। और बॉटनी भी यहाँ पर साथियों, सॉरी हाँ ये सही है, हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आया। जो जीव जगत है, प्रथम में तो पौधे आ जाएंगे, दूसरे में प्राणी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वापिस पुनः करते हैं, तो पुनः पौधों को करेंगे तो फूल वाले आ जाएंगे और बिना फूल वाले आ जाएंगे, ठीक है साथियों। तो मैंने आपके लिए जो इंग्लिश में जो बताया था आपके लिए, ये बायोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोटनी और जूलॉजी, ठीक है, ये बोटनी है। इस बोटनी को किया तो फूल वाले और बिना फूल वाले डिवाइड नहीं हुआ, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्विविभाजन के अंतर्गत आ जाएंगे। देख लेना, और एग्जाम्पल है रीड वाले, बिना रीड के डी वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्री ओ पोरीफेरी को बेथम ने द्विविभाजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ट्री ओ पोरीफेरी को बेथम ने किसका उदाहरण माना है, द्विविभाजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना है। किसका, द्विविभाजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बेथम ने किससे माना है, ट्री ओ पोरीफेरी। आपसे पूछेगा ट्री ओ पोरीफेरी किससे संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए द्विविभाजन से संबंधित है। और आपसे पूछेगा ट्री ऑफ पोरीफेरी किसके द्वारा दिया गया, बेथम, बेथम ने इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना है द्विविभाजन का। इसके अलावा भाई सबसे पुरानी और सबसे सरल क्लासिफिकेशन स्कीम है द्विविभाजन, और बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा द्विविभाजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बाइनरी द्विविभाजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बाइनरी द्विविभाजन से। और स्केल ऑफ बीइंग, स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित, द्विविभाजन। ट्री ऑफ पोरीफेरी और स्केल ऑफ बीइंग और बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये तीन चीजें तो याद रख लेना, किससे संबंधित है, द्विविभाजन से। ट्री ऑफ पोरीफेरी, यहां पर बाइनरी क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा स्केल बीइंग, ये सब किससे संबंधित है, द्विविभाजन से संबंधित। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, आप जैसे नहीं पूछेगा कि दो भागों में डिवाइड हो जाते उसे क्या करते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, वो तो सबको पता है दो भागों में डिवाइड को द्विविभाजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा ट्री ऑफ पोरीफेरी, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि द्विविभाजन। बाइनरी क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, द्विविभाजन को कहा जाता है। स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित, द्विविभाजन से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये द्विविभाजन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन 10 विभाजन। 10 विभाजन नॉर्मल बात है कि 10 भागों में टुकड़े, फिर 10 भागों में टुकड़े, फिर 10 भागों में टुकड़े, यानी 10-10 भागों में टुकड़े करते जाओ, वही क्या कहलाएगा, 10 विभाजन। और 10 विभाजन देने वाले कौन थे, मेलविन डेवी। आगे चलते हैं। यहां पर साथियों इसका एग्जाम्पल और दे रखा है द्विविभाजन का, ये दे रखा है जो मैंने आपके लिए बता दिया। 10 भाजन, डेका, डेका का अर्थ क्या होता है, 10। अतः ला डेकाचोटोमी का अर्थ है विषय जगत और प्रत्येक विषय अथवा उपविषय को प्रत्येक चरण में कितने भागों में डिवाइड करना, 10 भागों में। खुद बोल रहा है कि मुझे 10 भागों में डिवाइड करो,
और मुझसे क्या कहो आप, 10 विभाजन कहो। इस प्रकार ये पद्धति विभाजन की अपेक्षा एक अधिक बड़ा आधार प्रदान करती है। और 10 भाजन जो पद्धति जो यूज में ली गई थी, ये किसके द्वारा यूज में ली गई? मेलविन डेवी के द्वारा। इसकी क्लासिफिकेशन स्कीम थी डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो आई थी 1876 में। इसलिए 10 विभाजन की जो देन मानी जाती है मेलविन डेवी, और द्विविभाजन एलियन कार्ड। ठीक है। सॉरी, इमानुएल कांट। ये मैंने आपके लिए बता दिया कि मेलविन डेवी ने 1876 में अपनी जो वर्गीकरण पद्धति क्लासिफिकेशन स्कीम में उसने जो समझ जो विषय जगत है उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया इसने? 10 भागों में। ठीक है। ठीक, कब आई थी? 1876 में। कौन सी थी? डीडीसी। और टोटल कितने एडिशन इसके आ चुके हैं डीडीसी के? टोटल इसके 23 एडिशन आ चुके हैं, याद रख लेना, है ना। डीडीसी के कितने एडिशन आए? 23 एडिशन आए। ठीक है, ये आप देख लेना, ये जो जानकारी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप याद रख लेना, आपसे पूछेगा कि 10 विभाजन के अंतर्गत कौन सी वर्गीकरण पद्धति आती है? भाई डीडीसी तो आती है, इसके अलावा यूडीसी भी आती है। ठीक है, क्योंकि ये यूडीसी की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो किससे हुई है? डीडीसी से हुई है। ठीक है, इसमें भी समझ ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा है, और इसमें भी समझ ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? 10 विभाजन के अंतर्गत आएगा। अब आती है बहुभाजन यानी पॉलीसोटोमी। बहुविभाजन यानी विषय को बहुत सारे खंडों में डिवाइड करना, वो क्या कहलाता है? बहुविभाजन। यानी अनेक भागों में क्या करना? आप विभाजित करना। ठीक है। और ये जो वर्गीकरण जो पद्धति जो बहुविभाजन जो देन मानी जाती है, ये सीए कट्टर, सीए कट्टर, ठीक है, सीए कट्टर की देन मानी जाती है। सीए कट्टर की एक स्कीम थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ईसी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में। इसके द्वारा सर्वप्रथम क्या अपनाई गई? बहुविभाजन अपनाया गया। ठीक है, बहुभाजन पद्धति विषय जगत को विभाजित करने का अनुसरण सर्वप्रथम किसने किया? सीए कट्टर। अभी बताया था 1891 में अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। इसके अलावा यहां पर कोलन क्लासिफिकेशन, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगी? बहुविभाजन के अंतर्गत आएगी, पॉलीसोटोमी। और लाइब्रेरी कांग्रेस, एलसी लाइब्रेरी कांग्रेस, और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो अपन ने अभी पढ़ी है। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगी? बहुविभाजन। तो आपको यही चीजें याद रखनी है। भाई सीसी किसके अंतर्गत आएगी? डीडीसी किसके अंतर्गत आएगी? ओरीफेरी, ठीक है, स्केल ऑफ बीइंग, ये किसके अंतर्गत आएगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? तो ये जो मैंने आपके लिए पढ़ा है ना, विषय जगत की संरचना, इनमें चीजें याद रखनी है आपको। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ऐसे याद नहीं रखना। फिर दो भागों में दो डिवाइड करना, दो डाइकोटोमी कहलाता है। 10 भागों में डिवाइड करना डेकाचोटोमी कहलाता है। अनेक भागों में डिवाइड करना पॉलीजोटोमी कहलाता है। ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम आती है और ये किसके द्वारा दी गई है। यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, और एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन, देखेंगे देखिए कौन कौन विद्यार्थी अच्छे से जवाब दे पाता है, और उनको उपाधि दी जाएगी आगामी लाइब्रेरियन बनने की। ठीक है, सभी विद्यार्थी जवाब देना। जो जवाब नहीं देगा, जो मेहनत नहीं करेगा ईमानदारी से, वो सिलेक्शन की आस छोड़ देना। यहां पर आप अगर तैयारी करने आए हो, आप अगर आपका समय दे रहे हो आप, तो यहां पर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए साथियों। भले से गलत हो या सही हो, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि अपन कितनी गहराई पर है, अपने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो आप मेहनती और ईमानदार विद्यार्थी हैं, और जितने भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए उन सभी का मैं सिलेक्शन चाहता हूं, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको, और अपने जो गुरु हैं यानी मैं उनका सीना गर्व से चौड़ा कर सको आप।
ठीक है, फाड़ के नहीं आप। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है अपना, विषय जगत की संरचना का कौन सा प्रकार होता है? विषय जगत की संरचना का कौन सा प्रकार होता है? सभी बताइए भाई, अर्जुन, प्रियंका जी, कोमल जी, ज्योति जी, रोशन जी, सुनीता जी, विष्णु जी, रामावतार जी, सब बताइए। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो द्विविभाजन भी होगा, बहुविभाजन भी होगा, दस विभाजन भी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान जगत का हिस्सा है। ठीक है। चार ऑप्शन है, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। बताइए। सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति जी, अर्जुन जी, सुनीता जी। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? क्या आएगा राइट आंसर? डी। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, द्विविभाजन का अर्थ है। बताइए, द्विविभाजन का अर्थ क्या है? तो द्विविभाजन का अर्थ क्या हो जाता है? दो। डेकाचोटोमी का अर्थ क्या है? देख लो, इंग्लिश में भी आप याद कर लेना। हिंदी का इंग्लिश में लिखा आ गया। ठीक है। नहीं तो यहां तो ये भी लिख सकता है, दस विभाजन भी लिख सकता है, लेकिन ये तो इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिख दिया डेकाचोटोमी। तो इंग्लिश भी याद रखनी है आपको। तो डेकाचोटोमी का अर्थ क्या होगा यहां पर? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड रामा जी, ज्योति जी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस विभाजन। अगला आता है, पोलिचोटोमी के अंतर्गत विषय जगत का विभाजन कितने भागों में होता है? दो में होगा, दस में होगा, बहुविभाजन होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ। पोलिचोटोमी लिखा हुआ है। पोलिचोटोमी का मतलब अनेक भागों में। भाई ये तो होगा ही नहीं। दस विभाजन में डेकाचोटोमी आएगा, तो यह अनेक विभाजन किसमें आएगा? बहुविभाजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण में द्विविभाजन किससे संबंधित है? आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड सुनीता जी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई अंकन भी नहीं होगा, श्रृंखला भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पेटाफेरी पोरीफेरी वर्ग से है। ठीक है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया ना। आगे देखते हैं, वर्गीकरण में 10 में विभाज्य को क्या कहते हैं? 10 भागों में विभाजन को क्या कहते हैं? बताओ। तो क्या आ जाएगा? 10 भाजन। ठीक है। वेरी गुड। कुछ ही बंदे आंसर दे पा रहे हैं, इतने लाइव है तभी कुछ ही आंसर दे रहे हैं। अगला है, किस वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा है? बताओ। कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें 10 भागों में विषय को बांटा है? तो कौन सा है? बताओ। वेरी गुड। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला आता है, बहु विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में किया? तो रंगनाथन, सीए कट्टर, मेलविन डीबी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीए कट्टर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति को बहुविभाजन कहते हैं? बताओ। कौन सी वर्गीकरण पद्धति को बहुविभाजन पद्धति कहते हैं? बहुविभाजन। हम्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सी। बहुविभाजन में क्या आ जाएगी? एक तो सी सी आ जाएगी, और कौन सी आएगी? एक एल सी आ जाएगी, और एक एक एक्सपेंसिव एसी आ जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। ज्ञान जगत की विशेषता क्या है? गतिशील, अनंत, सततता, उपयुक्त सभी। बताइए। उपयुक्त सभी।
कौन सी ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है, बताओ? तो सी, सीमित विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का ज्ञान वर्गीकरण है। आप ये बताओ जब मानो, अरस्तु का ज्ञान वर्गीकरण है। तो इसमें क्या आ जाएगा? द्विविभाजन। डायकोटोमी का अर्थ क्या है? द्विविभाजन। ठीक है, और डेकाचोटोमी बोलते हैं 10 विभाजन को, और पॉलीजोटोमी बहुविभाजन। आगे चलते हैं, डेकाचोटोमी का अर्थ क्या है? क्या है? 10 विभाजन। पॉलीजोटोमी